आज की वीडियो में बात करेंगे एप्स्टीन के रैकेट के पीछे छुपी बड़ी इंटरनेशनल साजिश की। कैसे लड़कियों और बच्चों के जरिए एप्स्टीन ने दुनिया भर के नेताओं को अपनी उंगलियों पर नचाया। चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। जेफरी एप्स्टीन कोई जन्मजात अरबपति नहीं था, ना ही वो किसी बड़े घराने से आया था। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में पैदा हुआ और एक आम मिडिल क्लास परिवार से था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि आगे चल करके वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की पार्टियों का स्टार बन जाएगा। करियर की शुरुआत उसने एक स्कूल टीचर के तौर पे की थी। 1970 और 80 के दशक में एप्स्टीन अचानक ही फाइनेंस की दुनिया में घुस गया, लेकिन यहाँ भी उसने ना तो कोई बड़ी कंपनी बनाई, ना ही कोई मशहूर फंड चलाया। इसके बावजूद एप्स्टीन के पास बेहिसाब पैसा आने लगा। धीरे धीरे एप्स्टीन की पहचान फाइनेंसर से हट के एक फिक्सर की बन गई। ऐसा शख्स जो अमीर और ताकतवर लोगों की जरूरतें पूरी करता था। उसकी पहुंच अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बिजनेस टाइकून तक पहुंच गई। बड़े बड़े नेता, अरबपति, टेक इंडस्ट्री के दिग्गज सब एप्स्टीन के संपर्क में आने लगे। एप्स्टीन का नाम जितना बड़ा होता गया उतना ही रहस्यमय भी। उसके पास एक प्राइवेट आइलैंड था, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे लोग आइलैंड तक कहने लगे। बाहर से ये एक लग्जरी वेकेशन स्पॉट लगता था, लेकिन अंदर क्या होता था ये खुल करके कोई भी बताने को तैयार नहीं था। कहा जाता है कि यहाँ बेहद सीक्रेट पार्टियां होती थी, ऐसी पार्टियां जहां आने वालों की पहचान, उनके काम, उनकी कमजोरियों, सब कुछ को नोट किया जाता था। एप्स्टीन की पार्टियों में शामिल होना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि एक तरह का एंट्री पास माना जाता था। अगर आप वहां बुलाए गए हैं तो इसका मतलब था कि आप पावर सर्कल का हिस्सा बन चुके हैं, और जो एक बार इस सर्कल में आ गया उसे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल पड़ता था। यहीं से कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, गिस्लेन मैक्सवेल। हाई प्रोफाइल, पढ़ी लिखी, सोशल और बेहद स्मार्ट, जो इस काम में एप्स्टीन की पार्टनर बन गई। गिस्लेन के साथ आने से एप्स्टीन और गिस्लेन की जोड़ी और भी ताकतवर हो गई। बाहर से देखने पर एप्स्टीन एक ऐसा इंसान था जो अमीरों की दुनिया में घुल मिल गया था, लेकिन अंदर खाने कुछ और ही चल रहा था। उसके पास पैसा था, लेकिन उससे ज्यादा ताकत थी। धीरे धीरे ये सवाल उठने लगे कि एप्स्टीन सिर्फ ऐशो आराम का सौदागर नहीं, बल्कि कुछ और भी है। क्या वो सिर्फ अपने लिए खेल खेल रहा है, या फिर वो किसी बड़े खेल का मोहरा है? यही वो मोड़ है जहां एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल नहीं रह जाती, बल्कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, हनी ट्रैप और ब्लैकमेल की ओर मुड़ जाती है। जैसे जैसे एप्स्टीन की दुनिया खुलती गई, एक सवाल बार बार सामने आने लगा, इतनी ताकत, इतना पैसा और इतनी पहुंच आखिर कहां से आई? यहीं से एक बेहद खतरनाक थ्योरी जन्म लेती है। थ्योरी ये कि जेफरी एप्स्टीन सिर्फ ट्रैफिकिंग नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक हनी ट्रैप नेटवर्क चला रहा था। एक ऐसा नेटवर्क जिसका मकसद सिर्फ मौज मस्ती नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियों को फंसाना था। एप्स्टीन और उसके साथी गिस्लेन मैक्सवेल मिलकर एक सुनियोजित मॉडल पे काम करते थे। पहले लड़कियों को टारगेट किया जाता, ज्यादातर नाबालिग या आर्थिक रूप से कमजोर। फिर उन्हें मसाज, जॉब या लग्जरी लाइफ का सपना दिखा करके एप्स्टीन की दुनिया में लाया जाता था। इसके बाद बारी आती थी उन मेहमानों की जो राजनीति, बिजनेस और रॉयल फैमिली से आते थे। इन मुलाकातों के दौरान कमरे सुरक्षित नहीं होते थे। एप्स्टीन के घरों और आइलैंड पर छुपे हुए कैमरे लगे थे। जो कुछ भी होता था वो रिकॉर्ड किया जाता था। फोटो, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ। यानी जो लोग खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मानते थे, वही लोग किसी के हाथों में अपनी सबसे बड़ी कमजोरी सौंप रहे थे। यहीं से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम सामने आता है। आरोप यह है कि एप्स्टीन और गिस्लेन इस पूरे हनी ट्रैप नेटवर्क के जरिए जो भी जानकारी जुटाते थे वो मोसाद तक पहुंचाई जाती थी। बदले में उन्हें सुरक्षा, पैसा और पावर मिलती थी। इस दावे की पुष्टि खुद एक्स इजरायली जासूस अरी बेन मेनाशे ने की है। अरी बेन मेनाशे ने एक इंटरव्यू में कहा है कि एप्स्टीन और गिस्लेन एक क्लासिक इंटेलिजेंस ऑपरेशन चला रहे थे। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी देश की एक खुफिया एजेंसी करती है। अब सवाल उठता है कि गिस्लेन मैक्सवेल इसमें इतनी अहम क्यों थी? इसका जवाब उसके पिता में छुपा हुआ है, रॉबर्ट मैक्सवेल। रॉबर्ट एक बड़े मीडिया टाइकून थे, लेकिन उन पर
पर मोसाद के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप लगे थे। कहा जाता है कि उन्होंने इजराइल को संवेदनशील जानकारियां दे दी थी। 1991 में उनकी मौत भी रहस्यमयी हालात में हुई, समंदर में गिरकर। पिता की मौत के बाद गिस्लेन ने उसी अधूरे नेटवर्क को एप्स्टीन के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया। एक और नाम बार बार सामने आता है, एहुद बराक, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री। बराक की एप्स्टीन के साथ तस्वीरें, मुलाकातें और ईमेल्स चर्चा में रहे। न्यूयॉर्क स्थित एप्स्टीन के घर में इजरायली सीक्रेट एजेंट्स का आना जाना भी रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इजरायली एजेंट ने एप्स्टीन के अपार्टमेंट में कई दिनों तक वक्त बिताया था और दोनों के बीच में लगातार ईमेल कम्युनिकेशन हुआ। इन सब बातों के आधार पर कहा जाने लगा कि एप्स्टीन सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होने वाली जानकारियों को इकट्ठा कर रहा था। डिफेंस डील्स, फॉरेन पॉलिसी, बिजनेस एग्रीमेंट, वो सब जो किसी देश को दूसरे देश पर बढ़त दिला सकता है। हालांकि इस पूरी थ्योरी को पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इनकार कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ एप्स्टीन के ईमेल्स में इजराइल का जिक्र बार बार मिलता है। जब अनिल अंबानी ने ईमेल्स के जरिए एप्स्टीन से पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका कब जा रहे हैं, तब एप्स्टीन ने जवाब देते हुए कहा कि मोदी की वॉशिंगटन यात्रा, जो ट्रंप से उनकी पहली मुलाकात होने वाली है, दरअसल इजराइल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। उसने लिखा कि वो पेरिस से लौटने के बाद और जानकारी दे सकेगा। आगे एक और ईमेल में उसने बताया कि मुझे जो बताया जा रहा है कि मोदी की तारीखें तय करने में इजरायली स्ट्रेटेजी हावी थी। ये लाइनें बताती हैं कि एप्स्टाइन को इजराइल, अमेरिका और भारत की कूटनीति के अंदरूनी मामलों की जानकारी थी। जब साल 2019 में एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ था तो यह तय हो गया कि एप्स्टीन के पीछे कौन है, इसका खुलासा हो ही जाएगा। अमेरिका के बड़े नेताओं और इन्फ्लुएंशियल लोगों को हनी ट्रैप करने के लिए इतना पैसा आखिर कहां से आ रहा था, ये भी उजागर होने वाला था। लेकिन गिरफ्तारी के एक महीने बाद ही 10 अगस्त 2019 की सुबह न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर जेल से खबर आती है कि जेफरी एप्स्टीन मर चुका है। सरकारी बयान में कहा गया कि उसने अपने सेल में आत्महत्या कर ली, लेकिन ये खबर जितनी तेजी से फैली उतनी ही तेजी से उस पर सवाल भी उठने लगे, क्योंकि जिस आदमी की मौत हुई थी वो कोई आम कैदी नहीं था। उसके पास ऐसी जानकारी थी जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को बेनकाब कर सकती थी, और ऐसे आदमी की मौत, वो भी जेल के अंदर, वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच, लोगों को हजम नहीं हुई। हजम इसलिए भी नहीं हुई कि एप्स्टीन को पहले से सुसाइड वॉच पे रखा गया था, यानी उस पर खास नजर रखी जा रही थी ताकि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर अचानक से उसे सुसाइड वॉच से क्यों हटा दिया गया? इस बात का जवाब आज तक साफ नहीं है। जिस रात एप्स्टीन की मौत हुई उस रात जेल की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। नियम के मुताबिक गार्ड्स को हर 30 मिनट में उसके सेल की जांच करनी थी, लेकिन उस रात दोनों गार्ड, टोवा नोएल और मिचेल थॉमस, ड्यूटी के दौरान सो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने बाद में अपनी लॉगबुक में झूठ लिख दिया कि उन्होंने चेक किया था। और ये यहीं खत्म नहीं होता है। एप्स्टीन के सेल के बाहर लगे कैमरे उस रात कई बार खराब हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैमरे करीब 3 मिनट तक बंद रहे। जब दोबारा चालू हुए तब तक एप्स्टीन की मौत हो चुकी थी। बाद में जो सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ उसमें भी 1 मिनट का जंप पाया गया। सवाल उठे कि आखिर वो 1 मिनट गया कहां? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसमें और भी सस्पेंस पैदा कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि एप्स्टीन की गर्दन की कई हड्डियां टूटी हुई थी। मशहूर फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर माइकल बार्डेन ने दावा किया कि इस तरह की चोटें आत्महत्या में नहीं होती हैं आमतौर पे। उन्होंने कहा कि ये ज्यादा तो गला घोंटने जैसी घटना लग रही है। यहीं आकर के जेफरी एप्स्टीन की कहानी एक अपराधी या एक अमीर दलाल की नहीं रह जाती। ये कहानी जुड़ जाती है उस अंधेरी दुनिया से जहां ताकत, खुफिया एजेंसियां और अंतरराष्ट्रीय राजनीति आपस में गुत्थम गुत्था होती है। एक ऐसा आदमी जिसकी कोई साफ कमाई नहीं, लेकिन जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े नेताओं तक सीधी पहुंच थी। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हनी ट्रैप, ब्लैकमेल और सीक्रेट जानकारियां शामिल थीं। और एक ऐसा नाम जो बार बार उभर करके सामने आता है, इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। क्या एप्स्टीन वाकई इजराइल के जरिए काम कर रहा था? क्या सच में इजराइल के लिए ही काम कर रहा था? क्या उसके जरिए दुनिया के ताकतवर लोगों को फंसा करके कूटनीतिक और रणनीतिक फायदे लिए जा रहे थे? या फिर ये सब सिर्फ एक अपराधी की बनाई गई परछाइयां हैं जिन्हें अब साजिश कहा जा रहा है? सरकारी तौर पर इन सवालों का जवाब नहीं में दिया जाता है, लेकिन ईमेल्स, रिश्ते, मुलाकातें और सुरक्षा में हुई वो अजीब चूकें, इन सब ने इस
कहानी को कभी खत्म नहीं होने दिया। एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसके पीछे छूटे सवाल आज भी जिंदा हैं और शायद यही वजह है कि जब भी जेफरी एप्स्टीन का नाम लिया जाता है तो बात सिर्फ स्कैंडल तक सीमित नहीं रह जाती है। कहानी के कई पन्ने हैं जो अभी तक मिले ही नहीं हैं। जिस दिन मिलेंगे बहुत सारे लोगों की पोल खुल जाएगी। आपने पूरा वीडियो देखा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहें। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है सब्सक्राइब करके। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।